जोहार साथियों, मैं आज आप सभी के बीच में ट्रांसलेशन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं। लेक्चर 1 में हम लोग ओनली सिलेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन के और भी वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस को देख लेते हैं, पोर्शंस को देख लेते हैं कि आपका किन किन एरिया से सवाल आपका एग्जाम में आएगी। तो पहला है रिपोर्ट राइटिंग से। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग 100 वर्ड्स में आपको लिखना है और तकरीबन आपको 3 में से 1 लिखना है। 3 में से 1 लिखना, 8 मार्क्स का। दूसरा पोर्शन आपको करने को आएगा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। 5 सेंटेंस आपको दिया रहेगा हिंदी में, उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, यह भी 8 मार्क्स। रीडिंग तीसरा में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तकरीबन 200 वर्ड्स में आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा, अनसीन पैसेज दिया रहेगा। उससे आपको 5 मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको करना है। उसका आंसर जब आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िएगा उससे पता चल जाएगी। यह आती है 10 नंबर का। और चौथा ना पैराग्राफ राइटिंग, 100 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना है, जो आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से किसी एक को आपको चूज करके लिखना है। यह भी 8 मार्क्स का। पांचवा रिज्यूम, बायोडाटा एंड सीवी राइटिंग, यह 8 मार्क्स, यह कुल 8 मार्क्स। और छठा होगा आपका ऑफिशियल करॉस्पॉन्डिंग, जो आपका 8 मार्क्स की आएगी। चलिए आज लेक्चर 1 में हम लोग करते हैं। ठीक है, लेक्चर 1 है आज का पहला सवाल कि इस तरह से आपका हिंदी में दिया रहेगा पैराग्राफ, आपका 5 लाइन का पैराग्राफ आपका हिंदी में दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। देखिए, ट्रांसलेशन करने से पहले आपको कुछ चुनिंदा बातों को ध्यान में रखना है कि पहला हमको सेंस पकड़ना है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट रूल नहीं होती है। शॉर्टकट रूल अनुवाद ये आपके टोटल एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगी, एग्जामिनर वो किस चीज को वो देते हैं। इसका कोई श्योर शॉर्टकट नहीं है। अलग अलग पैराग्राफ का अलग अलग ट्रांसलेशन होती है। तो सबसे बेहतर है कि आपको क्या करना है कि पढ़ के सेंस को हमको याद करना है कि किस सेंस में इसको दिया गया है। टेंस के बारे में पता करना है, इसका मीनिंग, और प्रॉपर वर्ड आपको वर्ड स्टोर करना बहुत ही जरूरी है ताकि आप कन्वर्ट कर सकोगे। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं ना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पता चल गया कि भारत एक कृषि प्रधान है। इससे पता क्या चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक, यहां के अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं और खेती पर निर्भर करते हैं। हमारे किसान देश की रीढ़ माने जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अन्न उगाते हैं। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से खेती में तेजी से विकास हो रहा है। हमें किसानों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको आप पढ़ लिए। अब आप इसको ट्रांसलेट करना चालू करते हैं। देखिए ना, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। पहला लाइन था ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो वही इसी को लिखें कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। कृषि प्रधान, कृषि के ऊपर भारत निर्भर है। यहां के अधिकांश लोगों गांव में रहते हैं। हर लाइन को पढ़िएगा और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा ना। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर लिव इन विलेजेस एंड डिपेंड ऑन फार्मिंग। अधिकतर लोग भारत में, अधिकांश लोग कृषि के ऊपर निर्भर हैं और खेती और कृषि के ऊपर निर्भर है गांव के लोग। तो यहां देखिएगा पहला, ये जो दूसरा सेंटेंस और या फिर पहला सेंटेंस, देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है ना, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये स्टेटमेंट है प्रेजेंट टेंस में, तो इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं। हमारे किसान देश की रीढ़ माने जाते हैं क्योंकि वह हमारे लिए अन्न उगाते हैं। आवर फार्मर्स आर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द नेशन बिकॉज दे ग्रो फूड फॉर अस। वो हमारे लिए अन्न उगाते हैं। विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना, यहां पर आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से खेती में तेजी से विकास हो रहा है। विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फार्मिंग इज डेवलपिंग रैपिडली।
फार्मिंग इज डेवलपिंग रैपिडली। चलिए आगे की ओर हम लोग जाते हैं। हमें किसानों की समस्या को समझकर उनका समाधान करना चाहिए। देखिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। किसानों की जो समस्या है उसको हमें समझना चाहिए। एंड फाइंड सॉल्यूशंस फॉर देम, उनका हल निकालना चाहिए उनकी समस्या का। ध्यान में रखिएगा, जितना आपको बोला गया है उतना ही ट्रांसलेट करना है। जो चीज आपको बोला गया उसी चीज को ध्यान में रखिएगा कि हर लाइन को पढ़ के उसको दिमाग में सोचिए, वर्ड प्रॉपर वर्ड को आप चुनिए, देन उसको ट्रांसलेट कीजिए। एक्स्ट्रा कुछ भी आप अपने से यहां पर मत डालिएगा। ध्यान में इस चीज को रखिएगा। सर बोला है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं डालना है, वो गलत होगा। जितना आपको दिया गया है उतना ही आपको लिखना है। चलिए अगला सवाल, न स्वास्थ्य हमारे जीवन में, सेकंड सवाल, सारे हम लोग सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम हर काम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए और तनाव से दूर रहना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, इसलिए हम अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पढ़ के ये पता चला कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, इसका सेंस है प्रेजेंट टेंस में, तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में ही अनुवाद करेंगे। तो हेल्थ इज लिखना स्टार्टिंग करेंगे कि हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति, एसेट का मतलब होती है संपत्ति, एसेट का मतलब संपत्ति। तो स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इफ वी आर हेल्दी वी कैन परफॉर्म एवरी टास्क इजिली। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम हर काम आसानी से कर सकते हैं। इफ वी आर हेल्दी वी कैन परफॉर्म एवरी टास्क इजिली। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए और तनाव से दूर रहना चाहिए। टू मेंटेन गुड हेल्थ कॉमा वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट अ बैलेंस डाइट एंड स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस। देखिएगा अभी आपको एग्जाम का टाइम चल रहा है, बैलेंस डाइट लेना बहुत ही जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखिए। एक्सरसाइज हल्की फुल्की अभी एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस डाइट को लीजिए, है ना, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हेल्दी माइंड डेवलप्स, हेल्दी माइंड यहां पर बोल रहा है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। हेल्दी माइंड डेवलप A healthy mind develop only in a healthy body। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे बोला जा रहा है and therefore we should take special care of our health। we should special take care of our health। अंतिम लाइन था ना क्या कि इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देयरफॉर वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर हेल्थ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। न पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहे हैं। यह न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक हैं। हमें पेड़ लगाना चाहिए और प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। अगर हम समय रहते सतर्क नहीं हुए तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। चलिए इसका ट्रांसलेट हम लोग देखते हैं।
कैसे करना है, सेंस पढ़ के पता चला कि ये पूरा तरीके प्रेजेंट टेंस में होगा। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड टुडे। उसके बाद अगला, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन आर इंक्रीजिंग रैपिडली, तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग रैपिडली मतलब तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि इंक्रीजिंग रैपिडली। यह न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक हैं। इट इज हार्मफुल नॉट ओनली टू ह्यूमंस, ये केवल इंसानों के लिए ही हानिकारक नहीं है। प्रदूषण इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, वस्तुतः यह सारे जो जानवर हैं, सारे जो लिविंग थिंग्स है, इन सब के लिए भी, जानवरों के लिए भी, पक्षियों के लिए भी ये हानिकारक हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पेड़ लगाना चाहिए और प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और प्लास्टिक की जो व्यवहार है, प्लास्टिक की जो इस्तेमाल है, उसको कम करना चाहिए। अगर हम समय से रहते सतर्क नहीं हुए तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इफ वी डू नॉट बिकम अलर्ट इन टाइम, समय रहते हम लोग, इन टाइम मतलब समय रहते, और सचेत का मतलब अलर्ट, a serious danger will arise for the future generation। ठीक है, गंभीर खतरा उत्पन्न होना, अराइज। ठीक है, सीरियस डेंजर मतलब गंभीर खतरा, और अराइज का मतलब होगा उत्पन्न, किसके लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए। आज का सेशन यहीं तक। अगर आपको अगले इसी टॉपिक के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर अगर और लेक्चर आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा।